कैसे हैं आप? आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद सर की बिहार स्पेशल, जो बिहार के लिए ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको डिस्कस करेंगे। और ये बुक 2023 में आई है और ये न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे, नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, काफ़ी एफर्ट लगता है बनाने में। और याद रखिए, इस बुक से करीबन 90 to 95% क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये विषय सूची है, आप देख रहे होंगे सारे विषयों को शामिल किया है सर ने। ठीक है, चलिए बिहार का मैप आप देख लेना। चलो देखो, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के अध्ययन के स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने रांचीर की किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया है। ऑप्शन दो, पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और एरराज और अशोक स्तंभ के बारे में बताया है। तीसरा, स्टेफिन्स भाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बताया है। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप या प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाए हैं। देखिए, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 2 3 4 सारे सही हैं। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और विंसन करता है। ये बिल्कुल सही है। 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। ये भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसराव गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोव वर्मन ने किया था। ये भी सही है। 1863 में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समय पाषाणकालीन उपकरण खोजे थे। ये गलत है। आपको लगता है कि सबसे पाषाणकालीन उपकरण वहाँ खोजा जाएगा? पाषाणकालीन, देखो आप गेस भी कर सकते हो कि पाषाणकालीन जो भौगोलिक स्थल थे वो कहाँ प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके आधार पर भी आप गेस कर सकते हो सबसे ज़्यादा कहाँ उपकरण मिलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद पुरातात्विक, मैं जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित तथ्य चुनिए। पुरातात्विक गतिविधि समझ लो, आर्कियोलॉजिकल वाला। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। ऑप्शन ए। ऑप्शन दूसरा क्या है? डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। ठीक है, 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना हुई। ये भी सही है। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा का उत्खनन किया, जहां 500 ईसा पूर्व गजदंत की निर्मित एक मूर्ति मिली। ये भी सही है। बोध गया में निरंजना नदी के पास जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा में बकरौल गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। ये भी सही है। ये पांचों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। याद रखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। और इवन आपको बिहार करेंट के लिए स्पेशल मटेरियल मिल जाएगा, या बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट में खुद तैयार करके आपको दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ठीक है, तो आप देखो, बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। बिल्कुल सही है। आहत सिक्के मगध साम्राज्य में चांदी के बने होते थे, उनके ठप्पा लगा के बनाया जाता था। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। नालंदा और गया शशांक का सिक्का मिला है। चलो देखते हैं। राजगीर में विसंतिका सिक्कों के नमूने जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के भी सिक्के मिले। ये भी सही है। बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले। ये क्या है यार, 98 रत्ती के सिक्के? ये गलत है। ठीक है, देखो 58 रत्ती के रजत सिक्के मिले। ऑप्शन देखो यहाँ, 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले, ना कि 98 रत्ती के। रजत मतलब वही सिल्वर का जो मगध साम्राज्य में चलता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? बसाड़, बोधगया, पाटलिपुत्र और राजगीर से। तो बसाड़ से प्राप्त हुए। मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। महादाया कौन थी? तो महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। और इसके अभिलेख कहाँ से मिले? बसाड़, वैशाली से। केशव नामक एक व्यक्ति ने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? धर्मपाल के बोधगया अभिलेख से,
नालंदा ताम्रपत्र से, नान्यदेव अभिलेख से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? बोध गया से प्राप्त अभिलेख में, नालंदा से प्राप्त अभिलेख में, नालंदा से प्राप्त अभिलेख में। नेक्स्ट है मुंगेर से प्राप्त अभिलेख में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बोध गया के अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए जल्दी। इसके लेखक हैं चंदेश्वर। ये थोड़ा सा ये हो गया है, इसको मैं ठीक कर दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, इस पेज को छोड़ ही देते हैं, इस पेज को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सभी सही है। भागलपुर के राजपोखरा, जेठियन घाटी, नालंदा, वाल्मीकि नगर, सभी जगह से पूरा पाषाणकालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीम बांध, पैसरा और भागलपुर के भली जोर से भी प्राप्त होती है। बिहार में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ताम्र पाषाण काल संस्कृति का तो मनेर, ताराडी और सिनवार, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक बिहार के शेर घाटी यानी गया से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी अवशेष मिलते हैं, सही है। बिहार के कुतुबपुर, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सिनुवार, रोहतास से नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त होते हैं, सही है। चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो 40,000 ईसा पूर्व में। ओके, नेक्स्ट है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं क्या? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृद भांड तीनों प्राप्त होते हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। ठीक है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। आदि मानव की उपस्थिति का किस युग का है? पूर्व प्रस्तर युग का है। ठीक है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग के। चिरांद सारण में और चेचर वैशाली से नव पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पुरातात्विक अवशेष। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? याद रखना उपयुक्त सभी चेचर से, चिरांद से, सोनपुर और मनेर से। कहाँ? ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के, तांबा काल के बाद का। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कब आगमन हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी उत्तरी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था क्या? लोहे का उपयोग, क्योंकि घने जंगल बसे हुए थे तो जंगल को साफ करने के लिए लोहा का उपयोग किया जाता था। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन था? मगध तथा विदेह, क्योंकि लगभग 950 ईसा पूर्व में माना जाता है बीसी में कि महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, मगध तथा विदेह और अंग और लिच्छवी दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? विदेह। उपनिषद में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र विदेह था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य और दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? मगध के लिए हुआ। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है, किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार का कौन सा उत्तर वैदिक काल एक महत्वपूर्ण राज्य है? विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य में की गई है? शतपथ ब्राह्मण में, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नेमी के द्वारा किया था। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र नेमी ने विदेह राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिहार के अंग, विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? पुराण और महाकाव्य में। पुराण और महाकाव्य में। ओके, किकट राज्य किसको कहा गया है? किकट राज्य किसको कहा गया बताइए? एक सेकंड, किकट राज्य किसको कहा गया है? किकट मगध को कहा जाता था। किकट किसको कहा जाता था? मगध को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, किस वेद में मगध के लोगों को पुरुषमेध यज्ञ का शिकार बताया गया? पुरुषमेध यज्ञ का शिकार किसमें बताया गया? यजुर्वेद में बताया गया। समझते हो पुरुषमेध यज्ञ? वैशाली के संस्थापक कौन थे? विशाल थे। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? शतपथ ब्राह्मण में। तो याद रखना है कि इसका एक ट्रिक याद रख लो, कुछ भी पूछे अगर विदेह के बारे में पूछ रहा है तो नॉर्मली वो शतपथ ब्राह्मण में ही मिलेगा। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में ही मिलेगा। अब जैसे आपको पता हो कि विदेह के राजा जो जनक थे उन्होंने हल चलाया था, इसका वर्णन भी आपको मिलेगा शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है विदेह माधव की कहानी है, विस्तार एवं बचने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से नाम कर राजा विदेह के नाम पर किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो अब महाजनपद काल आगे आता है। महाजनपद काल, महाजनपद काल के बारे में पढ़ लीजिए। अंग महाजनपद कौन सा गलत कथन के बारे में पूछा है? ठीक है, प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, सही बात है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, ये भी सही है। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंगराज का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। ठीक है, मगध के शासक विद्युत ने अंग को पूरी तरह किसने? बिंबिसार ने मिला लिया था। बिंबिसार ने मिलाया था इसको। ठीक है, अब ऐसे अजात शत्रु के समय में पूरी तरह से मिला था, आरंभिक बिंबिसार के समय। और याद रखना ये एक बंदरगाह भी था, इसकी राजधानी चंपा थी। बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद से इसमें कौन सा कथन सत्य है? वज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में स्वर्ण पंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित तथा तीसरे में 21,000 ताम्र पंडित भवन थे। पहले भाग में शासनाकुल के, दूसरे भाग का गृहस्थ और सेठ और तीसरे भाग के दास वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य है? ये गलत है। बौद्ध विद्वान बुद्धघोष ने उल्लेख किया कि वज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया। किसने? गलत है ये भी। वज्जी संघ की बैठक की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था। अच्छा, सही है। सॉरी सही पूछा है ना? अच्छा, सही पूछा। देखो याद रखना है एग्जाम में इसको गौर करके पढ़ना है, तो ये गलत हो जाता है। ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपद बिहार में थे? तो 3 महाजनपद थे भाई साहब। कितने महाजनपद? 3 महाजनपद थे बिहार। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो अंग था, वज्जी था, मगध था, तो वत्स नहीं था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद था? तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, अभी मैंने बताया था। ठीक है, कहाँ थी? चंपा थी राजधानी। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छी बुक है, इससे पढ़ लो। 90% क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे, समझे? 90% क्वेश्चन आपके 100% होने तय हैं। ठीक है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध जनपद में सम्मिलित था। किसमें सम्मिलित था? मगध जनपद में सम्मिलित था। किसमें? मगध में। याद रखना, मगध। भूलोगे तो नहीं, अगर भूल जाओ तो 1 नंबर चला जाएगा। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज थी। आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, बाद में देखो कि पाटलिपुत्र राजधानी बन जाता है। ठीक है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। 9 नंबर, मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वज्जी संघ था। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? लिच्छवी, विदेह, वज्जी, अंग। तो बताओ, वज्जी में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? चेदी राज्य सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा गलती हो गया इसमें, मैं इसको क्लियर कर दूंगा पीडीएफ में। वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वज्जी की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी गणतंत्र था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज थी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, कौन सा? अंग था। ठीक है, उसके बाद देखो 17 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी के द्वारा। अब आता है जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता होगा, कुंडग्राम में। ठीक है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में पड़ता है? वैशाली जिले में पड़ता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? बताओ। वज्जी संघ से था।
ठीक है। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, कहाँ की? लिच्छवी राजकुमारी थी। महावीर की माँ लिच्छवी राजकुमारी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था, सब लोग को पता है। अंतिम उपदेश पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। किसने की थी? स्थूलभद्र ने। आगे देखो, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, ये पता है ना। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। क्या कौन इसमें कौन कौन से कार्य किए गए थे ये पूछा है, तो याद रखना। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम से संकलित और लिपिबद्ध किया गया। ठीक है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का परिणाम किया गया और जैन धर्म के 2 भागों शताब्दी में विभाजन हुआ। दोनों सही है। ठीक है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? चंपा है। वसुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? चंपा में। 12वें तीर्थंकर थे। अब आगे आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। पहला गुरु भी थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य में प्राच्य ब्राह्मण मिले थे? उर्वेला बोध गया में। सबसे पहले यही 5 ब्राह्मणों को ही इन्होंने फिर इस प्राप्ति के बाद में, ज्ञान प्राप्ति के बाद में शिक्षा दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ठीक है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, एक पीपल ब्रिज के नीचे। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत के कौन से कार्य हुए थे? तो बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थावीर महासंघ के रूप में विभाजित हुआ। गलत है। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। सूत पिटक और विनय पिटक में संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में। इसे आगे भी देख लो। बौद्ध धर्म 2 भागों हिनयान महायान में बट गया था। गलत है, ये तो कश्मीर में बटा था, कुंडग्राम कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, देखो सॉरी, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें किए गए कार्य का क्या कौन से काम किए थे बताइए वैशाली में? तो बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघ के रूप में विभाजित हुआ। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्या सही होगा? ऑप्शन है। वैशाली में जो बौद्ध संगति हुई थी द्वितीय बौद्ध, उसमें स्थावीर महासंघ के रूप में 2 भाग में बौद्ध धर्म बट गया था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संघ का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसमें कौन से कार्य किए गए थे? तो इसमें कुछ कठोर नियम वगैरह बनाए गए थे। यहाँ पे है ना, मुझे क्वेश्चन ही याद हो गया है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसमें कौन से कार्य किए गए थे? तो इसमें किए गए थे कुछ कठोर नियम तथा अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा था? तो राजगीर, बोधगया, वैशाली सभी से रहा था। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी देने से क्या सम्मिलित थी? अग्नि, बाढ़, आंतरिक कलह, तीनों। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी यहाँ। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में। एक सेकेंड फिर से दिखा देता हूँ। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से प्रिंट सही है। मगध साम्राज्य का उत्थान, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मगध से मुझे लगता है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। प्राचीन भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? मगध को। किसको दिया जाता है? मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गृहव्रज थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? वृहद्रथ राजवंश था। ठीक है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? वृहद्रथ या जरासंध था। ठीक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ किसके काल में? बताओ। बिंबिसार के शासन काल से ही, क्योंकि तो बिंबिसार 2 नीति अपनाता है, एक तो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और दूसरा विस्तारवादी नीति, मतलब हराने की नीति। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल देवी, चेलना और खेमा, तीनों से। डिस्क्रिप्शन देख लो। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कोसला से, खेमा पंजाब की तथा चेलना वजी संघ की राजकुमारी थी। तीनों से शादी कर लेता है। बहुविवाह प्रथा पता ही था, चल रहा था।
बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु। 11 नंबर देखो, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था, जो लिच्छवी को पराजित करता है और वर्षकार की सहायता से जो अजातशत्रु का मंत्री था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो वैशाली की थी। एक आम्रवन भी देती है किसको? गौतम बुद्ध को। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? लिच्छवी के विरुद्ध। पहली बार महाशिलाकंटक रथमूल का किसके विरुद्ध? लिच्छवी के विरुद्ध। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदययान ने। उदययान इसको राजधानी भी बनाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम की राजधानी बनाता था? उदययान बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश के उपनाम मगध पर किस वंश की स्थापना? शिशुनाग वंश के, शिशुनाग के द्वारा, उसके बाद नंद वंश की। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ग्रीव्रज राजगृह की अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? शिशुनाग राजधानी बनाया था वैशाली को। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी? जल्दी बताओ। कलाशोक पुनः राजधानी बनाता है। कलाशोक को काकवंश में कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? कलाशोक के काल में। द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तीसरा का हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संधि में वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संधि की स्थापना किसने की थी? सबक मीर। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा। मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाश, सर्वश्रेष्ठ क्षत्र और एकराट कहा जाता था? महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में हरा देता है। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुआ था, राजगीर में। प्रथम जो बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्म नंद। उसके बाद देखो अशोक करता है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का राजा सिकंदर का महान समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य समकालीन था। सिकंदर का समकालीन देखो, इसमें दोनों होगा। कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद भी होगा और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों होगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदययान ने। उदययान इसको राजधानी भी बनाता है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुरक्षित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर वैशाली के वज्जी से घबरा करके किला था किलेबंद? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य विष्णुगुप्त की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट देखो जाए। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी करें यार, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, और इसको PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ का PDF मिल जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व, वैसे 322 माना जाता है। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आपको पता होगा सेल्यूकस निकेटर का ये दूत बन के आया था, जो इंडिका लिखता है। मेगास्थनी का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? 315 ईसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनी पाटलिपुत्र कब आया था? 315 में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस था। किस शासनकाल के दरबार में सब 12 वर्षों का विषाणु काल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। इसी समय देखोगे कि अस्तुलभद्र और भद्रबाहु जो जैन धर्म है वो दो भागों में, दिगंबर और श्वेतांबर जो पड़े, दिगंबर जैन चले जाते हैं कर्नाटक में और श्वेतांबर बिहार में पटना में ही रह जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। चाणक्य के बारे में पता है? चाणक्य को घनानंद नंद वंश के शासकों द्वारा अपमानित किया, तो वही कसम खाता है कि हम नंद वंश को निस्तानाबूद कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। पश्चिम पंजाब में जो स्थापित थे यूनानी, उनसे मुक्ति दिलाता है। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या कहलाता है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के साथ का हुआ? मौर्य वंश का। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लो।
पाटलिपुत्र की स्थापना का व्यवस्था का वर्णन किस विदेशी यात्री करता है? तो मेगास्थनीज करता है पाटलिपुत्र का वर्णन। देखो नॉर्मली पाटलिपुत्र से मतलब है कोई भी अगर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का वर्णन कौन करता है, पाटलिपुत्र में किले का वर्णन कौन करता है, तो याद रखना मेगास्थनीज उसके इंडिका में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बनता है? बिंदुसार बनता है। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको मार्क कर लो। पिंगलवत्स किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार के दरबार में। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया कि अशोक के बारे में किसने भविष्यवाणी की थी कि वो महान राजा होगा? तो पिंगलवत्स ने की थी। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है किसमें? 13वें शिलालेख में। इसमें चोल चेर पांडे का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? अशोक के दरबार में हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। 261 में तो कलिंग पर चढ़ाई कर दिया था अशोक। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक ने। किस युद्ध में हुई भारी तबाही? वही कलिंग युद्ध में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अशोक का धर्म क्या है? नैतिक आचार संहिता है। धर्म संस्कृत के धर्म से निकला है। ठीक है, बोलता है बड़ों की आदर करो, बाप माँ यानी माता पिता की बात मानो, यही सब था धर्म। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र। जाहिर सी बात है राजधानी में होगा। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंदर सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया की। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंदर बोध गया की यात्रा अपने राज्य से किस वर्ष में की थी? तो बोध गया था 10वें वर्ष में। और याद है जानते हो 12वें वर्ष में 12 साल बाद वो अपना अभिलेख जारी करना शुरू किया था। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? चंपारण से, केसरिया। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। कौन सा स्तंभ लेख नहीं है जो बिहार में मिलता है? उम्मीद है नेपाल से मिलता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य राजप्रसाद स्थित था कहाँ से? कुम्हरार पटना में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद में कहा है कि इसकी शान शौकत मुकाबला न तो सूसा और न एक बतना कर सकते हैं? एरियन कहता है, प्रशंसा करता है। एरियन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एरियन कहता है। नेक्स्ट देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान कहता है कि मानव द्वारा बना ही नहीं सकता है इतना सुंदर, इतना बेहतरीन, इतना भव्य। ये जाहिर सी बात है, ये भगवानों के द्वारा ही बनाया गया होगा। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवक के लिए गुफाओं का निर्माण किया था? तो अशोक किया था। 4 गुफा, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण। ठीक है, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसूत गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था? दशरथ ने। गोपी गुफा किसने कराया था? दशरथ ने। दशरथ अशोक का पौत्र था, जिसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीवों के लिए 3 गुफा का निर्माण करवाया, जिसमें गोपी गुफा सम्मिलित है। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? दीदारगंज, पटना से। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की मूर्ति प्राप्त हुई? लोहानीपुर, पटना से। पाटलिपुत्र की नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। अभी मैंने बताया था कुछ भी पाटलिपुत्र का वर्णन है मेगास्थनीज मार दो। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखो उदययान अगर ऑप्शन में रहता तो उदययान हो जाता। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र राजा फिरडाल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 44, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? स्ट्रैबो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक उपनाम धारण करता है जो था पालीब्रोथस। स्ट्रैबो कहता है। यूनानी दूत डिमोल्कस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? डिमोल्कस आया था बिंदुसार के दरबार में। टॉलमी द्वितीय का भी भेजा था बिंदुसार के दरबार में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है? भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख में अशोक अपने आप को मगध का सम्राट घोषित करता है। किस और मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, कौन बताता है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 5 समितियाँ जिसमें 6 समितियाँ जिसमें 5 सदस्य होते थे? मेगास्थनीज बताता है। मौर्य प्रशासन के समय कौन सा कथन
सही है, सही है। तो करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, केंद्रीकृत था, सब सही है। अशोक के समय कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, पता है, श्रीलंका, चीन, तिब्बत, भूटान भेजता है। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय उठाए, तीनों सही है। देवानाम प्रिय के नाम से किस शासक अशोक को जाना जाता है? देवानाम प्रिय के नाम से, ठीक है। आगे देखो, धम्म महामात के क्या कार्य थे? लोगों के बीच दान वितरण का निरीक्षण करना, धम्म नीतियाँ का क्रियान्वयन का देखना, जन कल्याण के उपाय करना। जैसे धम्म महामात्रों को कहा था ना कि राज्य में आप भ्रमण कीजिए, धर्म के पालन करने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है। आगे देखो, मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जु के कार्य थे, क्या कार्य थे रज्जु के? ग्रामीण प्रशासन, न्यायिक और राजस्व, तीनों काम थे, ठीक है। 27वें साल में रज्जु की नियुक्ति होती है अशोक द्वारा। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि और उपवर्ष, तीनों मौर्यकाल में थे। कौटिल्य भी थे, पाणिनि भी थे, उपवर्ष भी थे, याद रखना। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण, पाटलिपुत्र से राजप्रसाद, दीदारगंज की अच्छी बराबर की गुफाएं, राजगीर की स्वर्ण भंडार गुफा। स्वर्ण भंडार गुफा इसकी नहीं है, तो तीनों कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? 7वें शिलालेख, द्वितीय स्तंभ, द्वादश शिलालेख, सभी से। अशोक के किस शिलालेख में दान धमदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? 9वें शिलालेख में। दान और धमदान के अंतर को किसमें? 9वें शिलालेख में स्पष्ट किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट। मरुत्तर बिहार की बात कर ली जाए, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश का। शुंग वंश 185 से पुष्यमित शुंग द्वारा, ब्राह्मण कुल के थे, 75 ईसा पूर्व था। शुंग वंश का स्थापक कौन था? पुष्यमित शुंग था, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? पुष्यमित्र शुंग जो है कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़न का आक्रामक व्यवहार अपनाया था, ठीक है। पाटलिपुत्र पर यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो शुंग वंश के शासनकाल में। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग, 185 ईसा पूर्व। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासक स्थापित था? शुंग वंश के बाद में कन्नौ वंश, 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व था। शुंग के बाद कन्नौ आया था। कन्नौ का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। आपको पता होगा कि अंतिम शासक था शुंग वंश का देवभूति, उसकी हत्या कर दिया था वसुदेव। कन्नौ वंश की सत्ता समाप्त की थी किसने? आंध्र सातवाहनों ने। सातवाहन जो बिहार तक आ गए थे, मगध तक आ गए थे। कन्नौ वंश के ऊपर पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? मित्र वंश के। कन्नौ वंश के बाद पाटलिपुत्र कौन शासन किया था? मित्र वंश। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बोध गया से। VBI, इसको मार्क कर लो आप, ये भी VBI है, ठीक है। कन्नौ के बाद में कौन था? मित्र वंश। और शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बोध गया से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कनिष्क ने पाटलिपुत्र किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में ले गया था? तो अशोकघोष को ले गया था, ठीक है। हरजाने के रूप में अशोकघोष बुद्ध का भिक्षापात्र, एक अद्भुत मुर्गा ले गया था कनिष्क अपने साथ। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम, सबसे पहले हर्यक वंश, तब शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नौ वंश, ठीक है। शुंग की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। शासन करता था मगध पर राजधानी बनाया था यूपी में, कन्नौज थी शुंग की राजधानी। कन्नौ वंश की राजधानी कौन सी थी? शुंग वंश की राजधानी थी कन्नौज, और कन्नौ वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, कब किया था? पहली सदी ईसा पूर्व में। कलिंग का जो राजा था खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख है खारवेल का, याद रखना। कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख, याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है हाथी गुफा अभिलेख किसका है, ठीक है। पहली सदी ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कलिंग ने नरवेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग और मगध से। उपहार में भीम की प्रतिमा तथा पश्चिम शामिल था, ठीक है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मतलब मगध पर शासन रहा था। मगध पर किसका शासन हुआ? लिच्छवी का। कुषाण साम्राज्य का जब पतन हुआ तो मगध पर फिर से लिच्छवी काबिज हो गए। मगध पर शक मुरुतंडों का भी नियंत्रण हुआ था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के काल में यवन का आक्रमण हुआ था बिहार में मगध पे। यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, याद रखिएगा। यवन, पुष्यमित्र, शुंग, ठीक है। सुप्रसिद्ध बौद्ध अशोक घोष को प्रसिद्ध देने वाला शासक कौन था? कनिष्क ले गया था मगध पर आक्रमण करने के बाद में,
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं गुप्त काल। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में। 319 में गुप्त संवत की भी शुरुआत करता है चंद्रगुप्त प्रथम। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा विवाह किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्रा में। ठीक है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? समुद्रगुप्त लिच्छवी दोहित्र कहता है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से। श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन, उसने समुद्रगुप्त से मांगा था अनुमति कि गया में एक बौद्ध विहार हम बनवाएंगे, हमको इजाज़त दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित हुआ था। संस्थापक कौन था नालंदा विश्वविद्यालय? कुमारगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। महाबोधि मंदिर कब बना था? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण ही शुरू हुआ था गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रुका था? 3 साल। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? शाहाबाद में। वर्तमान में शाहाबाद जो वो टूट चुका है, रोहतास भोजपुर के रूप में। तो याद रखना, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? शाहाबाद से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीपल की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। ठीक है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। ये किस काल के? गुप्त काल के। किस काल के? गुप्त काल के। ठीक है, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था जरासंध की बैठक का निर्माण। तिरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त। कौन था दरभंगा का राज्यपाल? तिरभुक्ति कहा जाता है दरभंगा, गोविंद गुप्त था। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा भाई था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था? नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय फाहियान किसके शासन के दौरान? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। फाहियान वर्णन करता है। गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं आपको 319 ईसा पूर्व भी मिलेगा, याद रखना, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 319 और 20, तो ये तीनों सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब याद रखना, उत्तर भारत के 4 राज्य, उत्तर भारत के 4 और दक्षिण भारत के 9 राज्यों को जीतता है ये। ठीक है, समुद्रगुप्त। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। सौराष्ट्र और मालवा दोनों कौन जीता? चंद्रगुप्त द्वितीय जीता था। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन। और एक चीज़ याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति पे अशोक का, किसका? अशोक, जहांगीर और ये समुद्रगुप्त तीनों का है। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था? समुद्रगुप्त। 9 राज्यों को हराया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट की विजय की चर्चा है? समुद्रगुप्त की। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? हून आक्रमण, सही है। प्रशासन का सामंती स्वरूप, सही है। कमजोर शासक, बिल्कुल सही है। आर्थिक संकट, ये गलत है, अभी आर्थिक संकट नहीं आया था। मगध पर मेहुर कुल का आक्रमण किस शासक के काल में हुआ था? नरसिंहगुप्त के काल में। हून शासक था मेहुर कुल, और मेहुर कुल आक्रमण किया था मगध पे नरसिंहगुप्त के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें कौन से विद्वान थे जो गुप्त काल में रहते थे? तो पाणिनि तो आपको पता है कि अशोक के काल में थे, मौर्य काल में थे। ठीक है, तो उसके अलावा कौन कौन बचता है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, तीनों गुप्त काल में थे। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक छोड़ देते हैं। कल आगे हम लोग पढ़ेंगे मगध के बाद, गुप्त काल के बाद में परवर्ती गुप्त शासक पढ़ेंगे। और प्लीज़ चैनल को आप और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर कोई सुझाव देना तो कमेंट करें, और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।